पर सर जैसे आपने कहा कि 2004 में यूपीए की सरकार बनी और एक मैग्नेट अट्रैक्शन था टुवर्ड्स सोनिया गांधी, पर 2024 में कांग्रेस के पास ऐसा मैग्नेट अट्रैक्शन वाला कोई लीडर ही नहीं था। और दूसरी बात, अभी का जो इंडिया अलायंस है जिसमें आपने अलग अलग वो बात भी कही, 2004 में उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2024 में नरेंद्र मोदी है जो एक चुनाव लड़ना जानते हैं, एक उनकी फंक्शनरी है। और 2004 वाली कांग्रेस ही 2024 में है जो उस वक्त भी उस तरीके से जिनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और आज भी उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वही एक पुराना एलिट या राजे रजवाड़े वाली तरीके से कांग्रेस चल रही है जो 1947 में आज़ाद हो चुकी है और जिनको आज भी लग रहा है कि हम राजा हैं और सोनिया गांधी या गांधी फैमिली एक प्रीमा डोना के जैसे है जिनके आसपास लोग वो चलते फिरते रहते हैं। शुक्रिया कि आपने पूरी बीजेपी की कहानी मेरे सामने पेश किया है। अब इसका जवाब मैं दूं जी। मैं मानता हूं कि आज के दिन सोनिया गांधी जी बहुत बीमार हैं और पॉलिटिक्स से वो निकल आई हैं और उनका नेतृत्व हमारे पास नहीं है। ठीक है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि आज की कांग्रेस जो है वो गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, वो नेहरू जी की कांग्रेस नहीं है, वो इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं है, वो तो राजीव जी की कांग्रेस भी नहीं है। जो कांग्रेस है वो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सबको आकर्षित कर सकता है। इसलिए हमें झुककर अलायंस के सामने जाना चाहिए। अंग्रेजी में कमाल का कहावत है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। ओके। ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक प्ले है। वी मस्ट लर्न टू स्टूप टू कॉन्कर। ओके। मेरे ख्याल में कांग्रेस का नेतृत्व को जाना चाहिए कलकत्ता, जाना चाहिए पटना, जाना चाहिए लखनऊ, जाना चाहिए श्रीनगर, जाना चाहिए जहां की हमारे जैसे लोग हैं, शायद जाना भी चाहिए चंडीगढ़, और इन सबको मुतमैन करना है। डीएमके को तो हमने मुतमैन कर दिया है, वो तो हमारे साथ है। ठीक है। आगे से ही स्टालिन ने बता दिया है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझे हुए हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि जो थोड़ा बहुत मतभेद हो रहा है केरल में आईयूएमएल और कांग्रेस के बीच में, उसका समाधान करवाकर, जो तेलंगाना में अभी रेवनाथ रेड्डी आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको छोड़िए, उनको अपना काम करने दीजिए। जो कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है, वहाँ जरा ध्यान दीजिएगा कि शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में जो एक किस्म की राइवलरी चल रही है, वो जरा सीमित रहे। कि आंध्र प्रदेश में क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई बीजेपी का है? और ये भी देखें कि क्या जगन्नाथ रेड्डी और नीतीश जो कि वाईएसआर, जो हमारे आदमी थे, जो कांग्रेस के सबसे पसंदीदा चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे हैं, क्या उनको वापस नहीं ला सकते? अभी अभी मैं उड़ीसा होकर आया हूं, वहां मुझको बताया गया है कि नवीन पटनायक को बहुत धक्का लगा है कि बीजेपी ने उनको हरा दिया, और उनकी पार्टी का नाम ही बीजू पटनायक का है। कि पूरी एक विरासत जो बीजू पटनायक खानदान का है वो मिटाने की कोशिश की है। क्या उनको हम थोड़ी बहुत खींच नहीं सकते अपने पास? कलकत्ता का, पटना का एवं उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में तो हम जीत सकते हैं, और कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ हम समझौता कर सकते हैं। वो ये हालत मध्य प्रदेश में, तो वहाँ दूसरे
टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए। जहाँ तक कि हरियाणा का सवाल है, वहाँ तो एक विरासत है, एक खानदान है, एक लीडर है, भूपी हुड्डा। पर वो तो वो उनको तो रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं लोग चुनाव हारने के लिए। आपको ये भी देखना है कि उनका जो मतभेद है शैलजा के साथ, उसको हमने सही करवाया होता, और सही करवाना आसान है। उनकी भी इज्जत है। शैलजा को मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों पार्लियामेंट में एक ही साल में आए, और वो 27 साल की लड़की थी। अच्छा। तो हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं, और वो वाकई एक बहुत ही वफादार कांग्रेसिया है। उसको जरा इज्जत दिया जाता, उनको उनके साथ समझौता हो जाता, और भुप्पी को मजबूर किया जाता कि आपको इनका जो प्रभाव है इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। यही तो काम इंदिरा गांधी करती थी या दूसरे करते थे। तो ये काम जो है, यदि वैसा किया जाता तो मुझको लगता है कि अब आम आदमी को बहुत धक्का लगा हुआ होगा दिल्ली के इलेक्शन से। पर सर, और वो पुनर्विचार कर रहे होंगे, और जिस पुनर्विचार के समय हमने उनके साथ संपर्क रखा, तो वैसे जाकर कोशिश कीजिए। आखिर कोई जल्दी नहीं है, पूरे 4 साल है हमारे सामने। इस गठबंधन को मजबूत करके 1929 तक हमने अपना काम कांग्रेस को, मात्र कांग्रेस को मजबूत बनाने में नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस को मजबूत कराने में हम लगे रहे। और इसको करने के लिए वी स्टूप टू कॉन्कर। और एक और चीज याद रखें हम, कि आज तो सिंहासन के लिए लड़ाई है, ताज के लिए नहीं। तो क्यों ताज के पीछे हम पड़े हैं आज, जबकि हमारा जो लड़ाई है वो है सिंहासन के लिए। तो पहले तो सिंहासन को हासिल करें, उसके बाद देखा जाएगा कि किसके सर पर ताज आएगा। ओके। तो इसलिए बहुत आसान है इस मोदी काल को खत्म करने के लिए, और ये कोई अमृत काल नहीं है, ये एक बहुत दुष्ट जमाना है, और इसको खत्म करना बहुत ही आवश्यक है और सही तरीका है। जबकि 2/3 भारत की आवाम हमारे साथ है और 1/3 ही उनके साथ है। निराश होने की क्या जरूरत है? लेकिन लगातार आप तत्वों को समझकर, हकीकत को समझकर अपने पॉलिटिक्स को करें तो जीत सकते हो।